सितंबर 2013 जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। 10 साल बाद नरेंद्र मोदी फिर से बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस बार मोदी का वेलकम G20 के लिए हो रहा है, लेकिन मोदी का बीजेपी हेडक्वार्टर में आना फुल पॉलिटिकल है। नरेंद्र मोदी इस वक्त शिवराज सिंह चौहान को चुनाव जिताने आए हैं। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में हार की कगार पर खड़ी सीटों का प्लान बनाने आए हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को बीजेपी ने 4 कैटेगरी में बांटा है, A, B, C और D। ए का मतलब कंफर्म जीत वाली सीट, बी का मतलब बीजेपी के लिए मजबूत सीट, सी कैटेगरी में कमजोर सीटें रखी गई हैं और डी कैटेगरी में एकदम हारने वाली सीटें डाली गई हैं। सनातन बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड हो सकता है। जिस राज्य में सबसे ज्यादा हिंदू वोटर हैं, वहां सनातन का कार्ड कैसे चलेगा और मोदी के विरोधी इस जाल में फंसने के लिए कैसे तैयार हैं, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अस्सी करोड़ सनातन वोट, इस पार आएंगे या उस पार जाएंगे। सनातन वोट एकजुट रहेगा या एनडीए और इंडिया में बंट जाएगा। सनातन मोदी को चुनेगा या विकल्प का बटन दबाएगा। दिल्ली में 2 अहम मीटिंग हुई। शरद पवार के घर पर इंडिया अलायंस के 14 नेता बुलाए गए। दूसरी मीटिंग बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। पहली मीटिंग के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा सनातन वोट। सनातन के खिलाफ आए बयान के बाद इंडिया अलायंस में हिंदू वोट बचाने पर माथापच्ची हुई। 24 के लिए सीट शेयरिंग, यूनिटी दिखाने वाला कैंपेन और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी इंडिया का एजेंडा है, लेकिन टॉप पर तो सनातन है। पब्लिक रैली, जॉइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी और मुख्य तौर पर जो मुद्दे इस रैली में हाईलाइट किए जाएंगे वो रहेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। तीसरा फैसला जो लिया गया है वो ये है कि रिस्पेक्टिव मेंबर पार्टीज हैं वो कास्ट सेंसस के मुद्दे को उठाएंगी। सदस्य मेंबर पार्टीज आज जो मौजूद थी कोऑर्डिनेशन समिति की, उन सबकी सहमति है। जो लोग आज मौजूद नहीं भी हो पाए थे कोई और व्यस्तता के कारण, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जितने लोग इस बैठक में मौजूद थे सबकी सहमति है। नरेंद्र मोदी बीजेपी सीईसी की मीटिंग के लिए पार्टी हेडक्वार्टर आए तो सीनियर नेताओं के साथ 3 राज्यों का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्शन स्ट्रेटजी डिस्कस किया। INDIA की मीटिंग हिंदुओं को तबाह, बर्बाद और एक तरह से मिटा देने के लिए बैठक हो रही है। ये तो तमिलनाडु के मंत्री ने कह ही दिया कि इंडिया का एजेंडा ही है सनातन हिंदुओं को समाप्त करना। इस वक्त देश में 2 ही बड़े अलायंस हैं और दोनों को सनातन हिंदू वोट की फिक्र है। नरेंद्र मोदी की पार्टी सनातनी वोट को एकजुट करके अगले 5 साल के लिए अपना शासन सिक्योर करना चाहती है। तो राहुल गांधी का गठबंधन इस कोशिश में है कि उनके बयानों से सनातन आस्था को जो चोट लगी है उस जख्म पर मरहम लगाया जाए और किसी तरह सनातनी वोट बैंक का एक हिस्सा अपने पाले में किया जाए। जहां एक तरफ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी महाताकत के रूप में उभर रहा है, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्हें राम की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का सम्मान अच्छा नहीं लगता। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। ऐसे
विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हमें भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करना है तो हमें भारत की परंपरा के प्रति, भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति, भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों के प्रति, दैवीय विभूतियों के प्रति, राष्ट्र नायकों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति हर भारतवासी के मन में होनी चाहिए। दक्षिण से बात ही ऐसी हुई है कि उत्तर में तो फर्क पड़ेगा ही। இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. दक्षिण में नफा कम होगा, उत्तर में नुकसान ज्यादा हो जाएगा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस का डर लाजमी है। बीजेपी ने बात पकड़ ली है और अब 2024 के चुनाव तक वो इसे छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। 80% वोट और लोकसभा की 431 सीटें। सनातनी वोटर एनडीए के लिए भी जरूरी है और इंडिया के लिए मजबूरी है। सनातन का पावर इतना है कि कोई इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। सनातनी वोटर चाहे तो किसी की भी सरकार बना दे, सनातनी चाहे तो मजबूत से मजबूत सरकार गिरा दे। बड़े से बड़े तुर्रम खां सनातन के आगे नतमस्तक हुए हैं, तो 2024 की बिसात क्या है और इस बिसात पर सनातनी वोटर कहां खड़ा है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। 2024 में इतनी ही सीटों के लिए चुनाव होंगे। लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 80 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट को मिलाकर करीब 19 सीटें ईसाई बहुल हैं, जहां ईसाई आबादी 20% से ज्यादा है। पंजाब की 13 सीटों को सिख बहुल कह सकते हैं। इन तीनों को मिला दें तो 112 सीटें होती हैं। बाकी 431 सीटों पर सनातनी हिंदू वोटर ही प्रधान है। इसीलिए चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल की, कोई भी दल उस नुकसान को नहीं उठाना चाहता जो तमिलनाडु में डीएम के नेताओं के बयान से हुआ है। मैं खुद सनातन धर्म से आता हूं और जो बयान आ रहे हैं सनातन धर्म के विरुद्ध, मैं उसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं और उसके विरोध में खड़ा हूं। किसी को भी इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। हर धर्म का आदर, सम्मान, सत्कार होना चाहिए और इस प्रकार के बयानों से हम सबको दूर रहना चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बीजेपी ये 80 के दशक से कहती रही है। राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आने से सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक का मिथक टूट गया। लोकसभा की 80 सीटों पर मुस्लिम प्रभाव होने के बावजूद 2014 में सिर्फ 23 मुस्लिम सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे और 2019 के चुनाव में 27 मुस्लिम सांसद जीते। 2014 में बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बनी जिसने बहुमत से सरकार बनाई और उसके संसदीय दल में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं था। 2019 में 80 मुस्लिम बहुल सीटों में से 58 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार जीते।
इनमें से 36 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। यानी कोर हिंदूवादी पार्टी, जिसे जाहिर तौर पर एंटी मुस्लिम पार्टी कह दिया जाता है, वो भी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत रही है। इस फिनोमेना का सबसे ताजा एग्जाम्पल त्रिपुरा की बॉक्सा नगर सीट पर हुआ उपचुनाव है। बॉक्सा नगर सीट पर 60% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन यहां चुनाव हुए तो बीजेपी कैंडिडेट को 88% वोट मिले। बीजेपी के तफज्जुल हुसैन को 34,146 वोट मिले, जबकि सीपीएम के मिजान हुसैन को सिर्फ 3,909 वोट मिले। इस तरह तफज्जुल हुसैन 30,237 वोट से चुनाव जीत गए। बॉक्सा नगर में कहने को तो कांग्रेस ने सीपीएम कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, लेकिन 10% वोट देखकर लगता है कि कांग्रेस ने भी पर्दे के पीछे से मिजान हुसैन का साथ नहीं दिया। सीपीएम नाराज है और इसका असर इंडिया अलायंस पर दिख सकता है, लेकिन सीपीएम की खुशी और नाराजगी से ज्यादा अहम सनातनी वोटर की खुशी और नाराजगी की है। सनातनी हिंदू वोट अगर साथ दे दे तो मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी जीत जाती है, और सनातनी वोट नाराज हो जाएं तो मुस्लिम सीट पर मुस्लिम वोट मिलने के बाद भी विरोधी पार्टी का कैंडिडेट हार जाता है। कांग्रेस की ही एक इंटरनल रिसर्च के मुताबिक जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, वहां बीजेपी का वोट शेयर 1.5 गुना तक बढ़ जाता है। ऐसा काउंटर पोलराइजेशन के कारण होता है। इस तरह बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। हिंदू बहुल सीटों पर जीत दिलाने के लिए हिंदू गौरव गान है, और मुस्लिम बहुल सीटों पर सनातनी वोट का काउंटर पोलराइजेशन उसे विक्ट्री दिला देता है। इस सवाल का जवाब ना सोनिया गांधी जी ना राहुल गांधी जी अब तक दे पाए। सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? सनातन धर्म को खत्म करने की बात करें या संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करें, आखिरकार कांग्रेस मौन क्यों है? और क्या मजबूरी है कि विदेशी धरती पर जाकर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसके बचाव की बात करते हैं, रखरखाव की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी नेता एक बार नहीं बार बार संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। और ये अधिकार उनको किसने दिया, इसका जवाब दें जरा सोनिया जी और राहुल जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।